हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा हम अभी प्रोसेस में चल रहे थे, जो हमारा थ्योरी क्लासेज चल रही हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम सीजोफ्रेनिक नामक एक जो डिसऑर्डर है, मेजर साइकोटिक जो डिसऑर्डर हम जिसको बोल रहे थे, या फिर हम जिसको कहें कि हमें मेजर मेंटल डिसऑर्डर जो है, वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हमने उसका क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट पढ़ना है। हमने उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लिए, हमने उसके रिस्क फैक्टर्स भी पढ़ लिए हैं, क्या क्या उसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या क्या देखना है हमने, कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हम कैसे ठीक करें। मतलब जो सीजोफ्रेनिया जो है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। मतलब वो मेडिकेशंस those treat psychotic symptoms। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब वो मेडिकेशन जो साइकोटिक सिम्टम्स को क्या करती हैं? ट्रीट करती हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कहलाती है। क्लियर है भाई? चलिए, अब हमें इसमें ये देखना है कि अब जो ये एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है वो कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए ये देखिए भाई, क्या है ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया। इसमें आपके पास है फर्स्ट लाइन ड्रग्स। पहला क्या है हमारे पास? फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं हमारी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। अब अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये दो प्रकार से होती है। पहली कौन सी होती है? टिपिकल, इतना हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सी होती है? एटिपिकल। अब अगर इनका हम और नाम देखें, जो टिपिकल है इनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और जो एटिपिकल है वो हमारी होती है सेकंड जनरेशन। क्लियर है? या फिर जो टिपिकल है इनको हम बोल सकते हैं ये हमारी कौन सी मेडिकेशन है? क्लासिकल। मतलब जो कि पहले की चली आ रही है, ओल्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल थिंग्स, जो पहले की चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं क्या? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस की हम ट्रीटमेंट में कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट है कि हम सबसे पहले मेडिकेशंस की हेल्प लेके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपके पास कौन कौन सी मेडिकेशंस है? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला आपके पास टिपिकल एंड सेकंड है एटिपिकल। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। अब अगर हम बात करें कि ये कैसे वर्क करती हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, तो अगर इनके दूसरे नाम की बात करें तो ये हमारे पास दूसरा नाम इनका होता है D2 रिसेप्टर। सॉरी, इसको हम D2 रिसेप्टर की जगह डोपामाइन बोल सकते हैं। डोपामाइन ब्लोकर्स। ठीक है, क्या कर रहे थे? जो सीजोफ्रेनिया हमने पढ़ा उसमें क्या हो रहा था? डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है। तो अब हमने क्या करना है? डोपामाइन का जो लेवल है उसको कम करना है। तो कौन सी मेडिकेशन यूज करनी पड़ेंगी? जो डोपामाइन के रीअपटेक को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, ये प्रोसेस तो आपको पता ही है कि ये हमारे पास न्यूरॉन होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास कौन सा है? प्री सिनेप्टिक, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक, और ये क्या है? सिनेप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं वो आपके सारे सिनेप्सिस में प्रेजेंट होते हैं। वहां से फिर पोस्ट जो सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहां पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो उन पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने से कैच करके आगे उनका ट्रांसमिशन करते हैं। अब अगर कोई भी लेवल हमारा बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए क्या तरीके हम यूज कर सकते हैं? पहला तो जो आपके पास रिसेप्टर्स हैं इनकी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए। रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो रीअपटेक है, जब हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं न्यूरॉन्स की,
तो यहां से सिनेप्स से वापस से रीअपटेक भी होता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो हम इस रीअपटेक को बढ़ा सकते हैं। अगर रीअपटेक बढ़ा दिया जाए और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में हमारे पास क्या है, जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, अगर उनकी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा कि जो डोपामाइन है उसका लेवल हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, आगे वो ट्रांसमिशन नहीं करेगा। अगर वो ट्रांसमिशन नहीं करेगा तो आगे फर्दर जो है उसका जो यहाँ पे जो सिनेप्स है इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने पे क्या होता है कि जो सिनेप्स है वहां पे हमारे पास कुछ केमिकल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा जो डोपामिन या फिर जो भी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बच जाता है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसका बेसिक हम एक ओवरव्यू लिया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका लेवल हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोपामाइन ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। उसके अलावा हम इनको बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक, और हम इसको बोल सकते हैं मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स का मतलब होता है नींद लाने के लिए जो दवाइयां यूज की जाते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हम एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं इनका दूसरा नाम क्या है, ये इस नाम से भी आपके पास आ सकती है। अब चलिए भाई, अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, कौन कौन सी जो डिजीज कंडीशन है जहां पे हम एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या बात कर रहे हैं, सीजोफ्रेनिया। अरे इसी का तो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके लिए तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा हमने जब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा तो क्लासिफिकेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, अक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, और एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, अक्यूट अक्यूट साइकोसिस ट्रांजिशनल डिसऑर्डर, पढ़ा था ये हमने। ठीक है, अक्यूट ट्रांजिशनल साइकोसिस डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर अक्यूट साइकोसिस ट्रांजिशनल डिसऑर्डर, इसमें हमने बात किया था किसके अकॉर्डिंग की आईसीडी 11 और अगर डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन अगर कम होती तो उनको बोलते थे, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या लिया था, एटीपीडी, अक्यूट ट्रांजिशनल साइकोसिस डिसऑर्डर। और ये हमारे पास क्या है, अक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर, तो यहाँ पे भी हम इनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका मेनिया है या फिर डिप्रेशन, अगर वहां पे भी आपके पास जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो अगर डेवलप हो रहे हैं तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। मेनिया में तो होते ही है कि हाँ भाई उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो अगर वहां पे हेलुसिनेशन हो रहा है, डेल्यूजन हो रहा है, जो मेजर साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके और बात करें तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं भाई, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो अगर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आपका डेलेरियम एंड डिमेंशिया कौन सी कैटेगरी में डाला है अब इनको, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं जहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिजोफ्रेनिया में जो यूज आने वाली मेडिकेशन है जिनको हम बोल रहे हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। इसके अलावा दो कंडीशंस हमारे पास और हैं जहां पे हम इनका यूज करते हैं। पहला है हमारे पास पोस्टपार्टम साइकोसिस एंड सेकंड है हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या है भाई, दो कंडीशंस हो रहे हैं, पहला पोस्टपार्टम साइकोसिस और दूसरा क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मतलब डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने के बाद पेशेंट को क्या डेवलप हो गया है, साइकोसिस, या फिर डिलीवरी के बाद पेशेंट को क्या डेवलप हो गया है, डिप्रेशन। तो इन दोनों ही सिचुएशन में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पेशेंट के लिए एंटी साइकोटिक मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है।
अब हमारे पास है इनका क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे आती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की अगर हम बात करें, जो हमारी क्लासिकल ड्रग्स है, ठीक है, कौन सी है ये? क्लासिकल ड्रग्स या फिर ओल्डर, ठीक है। चलिए इनके बारे में बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी मेडिकेशंस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। पहली कैटेगरी आपके पास है फिनोथाइजिन्स, सेकंड है थायोजेंथिन्स, थर्ड वन ब्यूट्रीफिनोन्स एंड लास्ट वन मिसलेनियस की और भी हमारे पास जो बच गई है उनके भी हम यूज कर सकते हैं। अब जो फिनोथाइजिन्स है उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी यानी कि जिनका इफेक्ट हमारे पास थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, कि जो जब हम ट्रीट करते हैं तो पोटेंशियल कितना है उस मेडिकेशन, और ये हमारे पास हाई पोटेंसी। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या लिखे हुए हैं? क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपैराजिन। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हम मेडिकेशन यूज करते हैं उनके हमारे पास एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? ब्यूट्रोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, ठीक है। कौन सी यूज करते हैं? कौन सी यूज करते हैं हम? जो ब्यूट्रीफिनोन से वहां पे आने वाली जो मेडिकेशन है कौन सी? हेलोपेरिडोल। तो वो हम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हम कोई भी आपके पास एंटी जो सॉरी साइकोसिस सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट सबसे पहले आ रहा है तो वहां पे भी हम ये मेडिकेशन सबसे पहले एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। तो उनके लिए हम इसको क्या बात करते हैं? ये हमारी क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर सबसे पहले हम पेशेंट को ट्रीट करने की जा रहे हैं, पेशेंट सबसे पहले आपके पास साइकोटिक सिम्टम्स को लेके आया है, तो आप उसको जब मेडिसिन देने जा रहे हो, जो सबसे पहले इंजेक्शन हम लगाएंगे कि सबसे पहले कौन सी मेडिकेशन देंगे, तो वो आपका होता है हेलोपेरिडोल। और इसके साथ हम एक मिक्स और करके देते हैं फिनार्गन, ठीक है। चलिए तो ये हमने क्या लिखे हैं? इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब बात करते हैं हम हाई पोटेंसी लो पोटेंसी के बारे में। तो जो हाई पोटेंसी ड्रग्स है ये आपकी क्या काम करती हैं? अगर इनके बारे में हम बेसिकली बात करें तो हाई पोटेंसी ड्रग्स वो ड्रग्स जो कि आपका बेसिकली जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती है, ठीक है। तो वो हाई पोटेंसी एंड लो पोटेंसी में क्या है? जो डोपामाइन के एक्स्ट्रा जो हमारे पास सिम्टम सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बच गया है उनको ब्लॉक करने वाली मेडिकेशंस। तो हाई पोटेंसी क्या काम करती है भाई? आपकी हाई पोटेंसी करती है ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर्स। क्या काम करती है हाई पोटेंसी ड्रग्स? डोपामाइन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने में काम आती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमने क्या पढ़ा अभी? हेलोपेरिडोल, जो मोस्ट कॉमनली हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब हाई पोटेंसी ड्रग्स की वजह से क्या होता है? तो हाई पोटेंसी ड्रग्स की वजह से होता है साहब ईपीएस डेवलप हो जाते हैं। तो जो हाई पोटेंसी की जो ड्रग्स है उनका मेजर जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या होता है कि वो ड्रग्स हमारे पास ईपीएस को कोज करवाती हैं, ईपीएस डेवलप करवाती हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि जो लो पोटेंसी वाली ड्रग्स है ये क्या काम करवाती हैं? ब्लॉक अदर टाइप ऑफ, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं ब्लॉक अदर रिसेप्टर्स। जो बाकी के जो बच गए रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करवाने का काम करती हैं लो पोटेंसी वाली। अब कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं हमारे पास? सबसे पहले इसमें हमारे पास M1 ब्लॉकेज, मतलब M1 रिसेप्टर्स। अगर M1 जो ब्लॉकेज है उसको, जो M1 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो पेशेंट में क्या डेवलप होंगे? एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जो M1 रिसेप्टर्स है ये आपका कौन सा होता है? ये आपके पास होता है मुस्कैरिनिन, मुस्कैरिन रिसेप्टर, ठीक है। कोलिनर्जिक है। अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो कोलिनर्जिक के जो अगेंस्ट हमारे पास साइड इफेक्ट आने चालू हो जाएंगे। कौन कौन से साइड इफेक्ट होता है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास पेशेंट में डेवलप होता है ड्राई माउथ। अगर हम एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो हमारे पास इसमें आता है ड्राई माउथ। उसके अलावा इसमें हमारे पास और आते हैं कॉन्स्टिपेशन,
यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लड विजन। ये क्या है भाई, आपके एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं। कौन से रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से आते हैं, M1। क्या नाम है M1 का, मस्कैरिन। ठीक है। अब हमारे पास अल्फा ब्लॉकेज, अल्फा कौन सा है भाई आपका, एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक, जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं अगर वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आपका पेशेंट में डेवलप हो जाएगा भाई ऑर्थोस्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है आपका, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कि अगर पेशेंट नॉर्मल सिटिंग अवस्था में बैठा हुआ है और उसको सडनली खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए तो पेशेंट का बीपी क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट अब हमारे पास और कौन सा रिसेप्टर है, H1 ब्लॉकेज। H1 आपके कौन से रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं। तो अगर इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा हिस्टामिन वाले के तो पेशेंट को क्या होगा, सेडेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से जो हम साइड इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे पास आ रहे हैं कि हाँ भाई जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस देंगे तो उनसे हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं पेशेंट्स में। ठीक है। वो अकॉर्डिंगली हम किसके पढ़ रहे हैं कि हाई पोटेंसी है, लो पोटेंसी है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो और जो हम बात करें कि हाँ आगे जो क्या है। अब जो हमने टिपिकल मेडिकेशंस जो पढ़ी हैं तो टिपिकल्स में हम कैसे कैसे जो जो मेडिकेशंस पढ़ रहे थे हम उनके बारे में, हर के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से पता होनी चाहिए तो वो चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास क्वेश्चंस बन के आते हैं भाई। ये चीज आप ध्यान रखना, जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी ड्रग है, क्लोरप्रोमाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, लार्जेक्टिल। क्या नाम है, लार्जेक्टिल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आ सकता है, ये CPZ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरप्रोमाजिन के बारे में बात हो रही है। अब इसके बारे में हम बात करें कि अगर पेशेंट में क्लोरप्रोमाजिन दे रहे हैं हम तो क्या डेवलप होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। कौन से, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हम अभी पढ़ चुके हैं कि एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आता है। उसके अलावा और क्या हमें चीज ध्यान रखनी है कि इस मेडिकेशंस की वजह से पेशेंट में फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी यानी कि पेशेंट को जब वो धूप में जाएगा तो पेशेंट की स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो वो हमारे पास मतलब धूप के लिए पेशेंट की जो स्किन है वो सेंसिबल हो जाएगी। जैसे ही धूप में निकलेगा तो उसको इचिंग होने लग जाएगी, फिर रेडनेस वहां पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा इस मेडिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, कॉर्नियल कॉर्नियल डिपोजिशन। अब देखिए भाई, जब ये मेडिकेशंस दे रहे हैं तो ये मेडिकेशंस कॉर्निया पे जाके चिपक जाती है। अब अगर कॉर्निया पे ये मेडिकेशन जाके चिपक गई है, कॉर्निया के ऊपर डिपोजिशन हो गया है तो पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या यहाँ पे चीजें होती है, तो और हमारे पास होता है कोलिस्टेटिक जोंडिस। अब कोलिस्टेटिक जोंडिस का क्या मतलब है, तो जो कोलिस्टेटिक है उसका मतलब है कि जो डक्ट है हमारे पास जहां पे बाइल का फ्लो होता है, उस बाइल के फ्लो में क्या आ जाए, कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी वजह से जो डेवलप होने वाला जॉइंडिस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिस्टेटिक जॉइंडिस। क्लियर है। जो बाइल हमारे पास फ्रीली फ्लो हो रहा है बाइल डक्ट में, अगर उस बाइल डक्ट में
फ्लो होने वाले बाइल्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और उसकी वजह से अगर जॉइंटिस हो रहा है पेशेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिस्टेटिक जॉइंटिस। तो इस मेडिकेशन की वजह से ये भी हमारे पास साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और हमें इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है भाई, कि इस ड्रग की वजह से हाईली, इसको हम हाईली लिखते हैं, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा, हाईली सेडेशन, जो क्लोरप्रोमाजिन है उसकी वजह से पेशेंट में मैक्सिमम लेवल का सेडेशन आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो क्लोरप्रोमाजिन है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर पेशेंट को क्लोरप्रोमाजिन चल रही है तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे, तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप अगर धूप में निकले रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, अपनी स्किन को बचा के रखना है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स में हमारे पास अगर ड्राई माउथ हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आपको पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो हम उसको पहले ही बोल देंगे कि हाँ भाई फ्लूइड इंटेक ज्यादा बढ़ाओ, या फिर आपके जो फाइबर्स डाइट है वो ज्यादा लो। ठीक है, तो ये जो भी साइन सिम्टम्स या जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो वो हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है। और क्या एडवाइस करना है, पेशेंट को मेडिकेशन से क्या हो रहा है, सेडेशन, तो हम उसको बोलेंगे कि आपको कोई भी हैवी मशीनरी वर्क नहीं करना है, कोई भी ड्राइविंग नहीं करना है, और ये जो मेडिकेशन है ये सबसे बेटर ये रहे कि आप रात के टाइम सोते समय इन मेडिकेशन को लो। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे कॉमन जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी हो। ठीक है, तो इनसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारी जो मेडिकेशन है कौन सी है, थियोरिडाजिन। इसके बारे में क्या चीजें हैं भाई, इसके बारे में ये क्या करवाती है, तो ये करवाती है साहब आपका रेटाइनल पिगमेंटेशन, रेटाइनल पिगमेंटेशन, जो रेटिना है उस पे क्या करवा देती है, पिगमेंटेशन करवा देती है। और ये जो हुआ है ये आपका इरिवर्सिबल होता है, मतलब अगर एक बार रेटिना पे पिगमेंटेशन हो गया, उस पे जाके डिपोजिशन हो गई, तो अब आपका जो पेशेंट है उसका रेटिना डैमेज हो जाएगा, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, तो वो आपका इरिवर्सिबल होता है। दूसरी हमें इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये मेडिकेशन चलेगी तो हमें पेशेंट की कार्डियक जो एक्टिविटीज है, कार्डियक एक्टिविटीज की हमें क्या करनी है, मॉनिटरिंग करते रहना है। क्यों करना है भाई कार्डियक मॉनिटरिंग, क्योंकि ये मेडिकेशन क्या करवाती है, तो ये मेडिकेशन करवाती है साहब अरिदमिया। ये क्या मेडिसिन, ये क्या करवाती है, अरिदमिया कोज करवा देती है। अरिदमिया यानी कि जो पेशेंट की जो हार्ट रेट चल रही है, जो उसका एक नॉर्मल जो फ्लो चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देती है, उनको हार्ट जो रेट है, हार्ट बीट जो है उनको इरेगुलर कर देती है। और जो मोस्ट कॉमनली इसमें प्रॉब्लम आती है वो क्या आता है, तो ये पेशेंट का जो क्यूटी इंटरवल होता है, क्यूटी इंटरवल, उसको क्या करवा देती है, इंक्रीज करवा देती है। क्यूटी तो आप समझ गए, पी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो ये आपका जो क्यूटी इंटरवल है इसको ये क्या करवा देगी, बढ़ा देगी। क्लियर है, तो आपका जो ईसीजी है उसको हमें यहाँ पे मॉनिटर करते रहना है, ताकि पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटीज है उनको हम मॉनिटर कर पाए इस मेडिकेशन की दौरान। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक हमारे पास बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है, कि इसकी वजह से जो ईपीएस है वो हमारे पास कम होते हैं भाई। ईपीएस क्या होते हैं, लीस्ट होते हैं, कम होते हैं, ये दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, तो ईपीएस क्या होता है, लीस्ट होते हैं, कौन सी मेडिकेशन की वजह से, थियोरिडाजिन की वजह से। तो ये इसका फायदा भी है, पर नुकसान क्या है कि पेशेंट में अरिथमिया कोज करवा देती है। चलें अब नेक्स्ट मेडिकेशन की वजह से की तरफ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेडिकेशन क्या है, तो अगर एक्शन के ऊपर देखा जाए तो इसका जो एक्शन है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, लॉन्गेस्ट
क्या होगा? चलिए भाई, लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटीसाइकोटिक है। हमारा पेन थोड़ा सा नाराज हो गया था, ठीक है। चलिए, अब हमने उसको मना लिया है। तो जो पेनफ्लुडोल है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो एंटीसाइकोटिक है, वो उस कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। अब अगर हम इसमें और बात करना चाहें और मेडिकेशंस के बारे में, तो वो क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास हेलोपेरिडोल, ठीक है। हेलोपेरिडोल के अलावा अगर हम बात करें तो हेलोपेरिडोल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या है? हाई पोटेंसी ड्रग है। ये अभी हम देख चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है भाई? इसकी वजह से तो आपके पास ईपीएस भर भर के होते हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं है। अगर हेलोपेरिडोल चला है पेशेंट को तो ईपीएस होंगे ही होंगे, कोई भी उसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। चलिए कैसे देते हैं? तो इसको हम देते हैं आईएम रूट से। और आईएम रूट के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं भाई? जेट्रैक, ठीक है। तो ये हमारे पास हेलोपेरिडोल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब और अगर हम टिपिकल्स के बारे में बात करें तो एक इंफॉर्मेशन और सुनते जाओ भाई। एक मेडिकेशन होती है इसमें लोक्सापिन। तो इस मेडिकेशंस को हम कौन से रूट से भी दे सकते हैं? कैन बी एडमिनिस्टर्ड कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्रानेजल रूट इंट्रानेजल रूट। तो इस मेडिकेशंस को हम इंट्रानेजल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपका टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके बारे में हमने बात की ली है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट मेडिकेशंस की इंफॉर्मेशन हो गई टिपिकल में। अब जो हमने बात की थी डीओसी के बारे में, याद है? अभी थोड़ी देर पहले ही की थी, तो उसको भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। डीओसी क्या है? डीओसी में हमने बताया था कि हेलोपेरिडोल एंड सेकंड वन कौन सी बताई थी? फिनार्गन, ठीक है। तो इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? 2+1। 2+1 कैसे? H2P1। अब एस क्या आ गया सर? आपने तो हेलोपेरिडोल लिखा है, बिल्कुल। हेलोपेरिडोल को ही हम क्या बोलते हैं? सेरेनेक, ठीक है। तो 2 एम्प्यूल आपके पास किसके होंगे? 2 एम्प्यूल आपके पास हेलोपेरिडोल के, एंड आपके पास 1 एम्प्यूल किसका होगा भाई? फिनार्गन का, 1 एम्प्यूल। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? ये जो सॉल्यूशन बनता है ये हमारे पास बनता है 4 ml। कितना होता है? 4 ml। जो 2 एम्प्यूल है उसमें आपके पास 2 ml, एंड जो 1 एम्प्यूल फिनार्गन का है उसमें भी आपके पास 2 ml। तो ये जो मेडिकेशन है ये हम आईएम रूट से लगाते हैं। जब भी पेशेंट जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल से वहां पे आता है, सबसे पहला उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हाइपर एक्टिव हो रहा है कि 5-6 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम यही मेडिकेशंस लगाते हैं, H2P1, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करें, क्या है भाई नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो ये जो हमने बात की ये आपके पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की थी। अब हमारे पास जो न्यूअर क्लासिफिकेशन है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। अगर एटिपिकल की हम बात करें तो एटिपिकल की वजह से क्या होता है? सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास जो ईपीएस है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? कम देखने को मिलते हैं। जो एटिपिकल मेडिकेशंस हैं वो क्या काम करती हैं? आपका ईपीएस जो है उसको हमारे पास यहाँ पे कम देखने को मिलता है। उसके अलावा और हम बात करें कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन होता है कि ये कैसे काम करती हैं, तो इनका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें
तो ये क्या काम करवाती हैं भाई, ये हमारे पास काम करवाती हैं जो आपका रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से, 5HT, ठीक है। जो सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं, सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करवाने में मदद करती हैं प्राइमरली। दूसरा और ये क्या करती हैं, जो D2 रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक करवाती है। तो ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। अगर टिपिकल की बात करें तो टिपिकल क्या करवाती है, सिर्फ और सिर्फ जो D2 रिसेप्टर्स हैं इनको ब्लॉक करवाने में मदद करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें एटिपिकल के बारे में, तो एटिपिकल और क्या काम करवाती है, ये चीज हमने देख ली कि हाँ भाई ईपीएस यहाँ पे हमारे पास कम डेवलप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और जो साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं एटिपिकल की वजह से, वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से, एंडोक्राइनल, सॉरी एंडोक्राइनली मेटाबॉलिक, कौन से डेवलप होते हैं, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स, कौन सी मेडिकेशंस की वजह से, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स पेशेंट में डेवलप होते हैं। अब मेटाबॉलिक जो साइड इफेक्ट्स है उनमें क्या क्या आते हैं, तो उनमें हमारे पास आते हैं, पेशेंट को क्या होगा भाई, वेट गेन होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में उससे फर्क पड़ रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है, या फिर पेशेंट का जो लिपिड है उसका अमाउंट बढ़ सकता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, अगर लिपिड बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा। उसके अलावा हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर है उससे रिलेटेड भी डिजीज हो सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से जो रिलेटेड है तो वो हमारे पास यही कंडीशंस हैं। इनकी वजह से आगे आपको और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, पर ये हमारे पास कॉमनली जो हम साइड इफेक्ट्स बात सकते हैं कि यहाँ पे हम और लिख देते हैं ETC, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जो मेडिकेशंस जो हैं, कौन सी, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, उनकी वजह से होने वाले साइड इफेक्ट है। जो ईपीएस है ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, कम होते हैं तुलना में टिपिकल के, टिपिकल में ज्यादा होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हमें कम देखने को मिलती हैं, क्लियर है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसके में भी जो मेडिकेशंस आ रही हैं और उन मेडिकेशंस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में भी हम एक एक दो दो लाइन पढ़ लेते हैं कि ये मेडिकेशंस क्या करवाती हैं। सबसे पहले है हमारे पास ओलांजेपिन, ठीक है। तो अगर ओलांजेपिन की बात हम करें तो ओलांजेपिन क्या करवाता है आपका, पेशेंट में वेट गेन करवाता है भाई, ठीक है। और जो ओलांजेपिन है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, एपेटाइजर, भूख बढ़ाने की दवा, ठीक है। मेडिसिन खिलाई और पेशेंट में बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाती है, उसी की वजह से क्या होता है, पेशेंट में वेट गेन हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जैसे ही ओलांजेपिन खाएगा पेशेंट में एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाएंगी, वो उसको भूख ज्यादा लगने लगेगी, अगर ज्यादा भूख लगे वो ज्यादा खाना खाएगा, अगर ज्यादा खाना खाएगा तो वजन अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है। ये इसके बारे में, ओलांजेपिन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें रिस्पेरिडोन, तो रिस्पेरिडोन के बारे में क्या है, जो मैक्सिमम ईपीएस आते हैं, मैक्सिमम ईपीएस या फिर हम इसको कहें मोर ईपीएस। अगर एटिपिकल में हम बात करें तो एटिपिकल में जो सबसे ज्यादा ईपीएस आते हैं वो कौन सी मेडिकेशंस की वजह से आते हैं, रिस्पेरिडोन की वजह से। हमने पहले तो पॉइंट क्या पढ़ा कि ईपीएस आते ही कम है, और अगर आ भी रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें कि जो हमने ये क्लासिफिकेशन लिखा है इसमें सबसे ज्यादा जो ईपीएस करवाने वाली ड्रग है वो कौन सी है आपकी, रिस्पेरिडोन, ठीक है। और इसमें हम बात करें कि जो रिस्पेरिडोन है ये क्या करवा देती है पेशेंट में, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, ठीक है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, क्या बोलते हैं भाई इसको, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया,
मतलब ब्लड में जो प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन है उसकी क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना। तो ये कौन सी मेडिकेशन करवाती है आपकी, रिस्पेरिडोन। नेक्स्ट हम बात करें आपकी क्यूटी क्या करवाती है भाई, तो क्यूटी करवाती है कैटारैक्ट। कैटारैक्ट क्यूटी का सी याद रख लेना भाई। क्यूटी क्या करवाती है, जब क्यूटी आ जाती है तो हमें दिखना बंद हो जाता है, सिर्फ क्यूटी ही क्यूटी दिखती है, तो हमारे पास उससे रिलेट कर लीजिए कि कैटारैक्ट होगा क्यूटी पिन से। ठीक है, जिप्रा सॉरी जो जिप्रासिडोन है उसके बारे में हम बात करें तो इसमें भी हमें पेशेंट की क्या करनी है भाई, जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग। क्यों, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है ये भी आपका जो क्यूटी इंटरवल है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एमी सल्प्राइड। ठीक है, ये मेडिकेशन क्या करवाती है, तो ये आपका करवाती है इंक्रीज प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्या बोलते हैं अगर प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्लोजापिन। अब देखिए भाई, यहां से आपके पास क्वेश्चंस की भरमार है, अनगिनत क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास क्लोजापिन से। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स हमारे पास याद रखने वाले पॉइंट्स है। क्या क्या है, अगर हम बात करें क्लोजापिन के बारे में तो ये हमारे पास सबसे पहले हम इसको बात करें कि ये हमारे पास रिजर्व ड्रग है। क्या कौन सी ड्रग है, रिजर्व। और हम बात करें ये कौन सी प्रॉपर्टी रखती है भाई, एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी। एकमात्र ऐसी मेडिकेशन एंटी साइकोटिक्स में जो कि सुसाइड के पेशेंट जो है उनमें भी देने में काम आती है, और बाकी ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है एंटी साइकोटिक कैटेगरी में जो एंटी सुसाइडल प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, रिजर्व ड्रग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेडिकेशन हम पहले यूज नहीं करते हैं। कब यूज करते हैं, जब पेशेंट में रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया हो जाता है, रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। अब रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया का क्या मतलब है भाई, कि वो सिजोफ्रेनिया जो कि दो मेडिकेशंस हम दे चुके हैं, जो बाकी की जो मेडिकेशंस हैं जैसे आपने हेलोपेरिडोल दे दिया, रिस्पेरिडोन दे दिया, उसकी वजह से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। आपने दो मेडिकेशंस वहां पे यूज कर लिए, उनकी वजह से भी पेशेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसमें एंटी जो सॉरी जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। तो उसमें जो ठीक करने में काम आएगी वो आपकी कौन सी आती है, क्लोजापिन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व ड्रग, मतलब इसको रिजर्व में रख लो भाई, जब जरूरत लगेगी तब निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इमरजेंसी में काम आने वाली ड्रग है ये हमारे पास। और हम बात करें कि और क्या चीजें हम इसमें पढ़ते हैं क्लोजापिन के बारे में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो और हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि जो क्लोजापिन है ये जो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, टोटल हमारे पास डोपामिन के 5 रिसेप्टर्स होते हैं, D1 से लेके D5। तो ये हमारे पास काम करती है D4 पे, ज्यादा काम करती है मुकाबले D2 पे। जो बाकी मेडिकेशन है वो कौन सी रिसेप्टर्स पे काम करती है भाई, D2 पे, जबकि ये जो मेडिकेशन है ये किस पे काम करती है, आपके D4 नामक जो रिसेप्टर्स है डोपामाइन का उस पे काम करती है। क्लियर है। चलिए, और चीज इसकी वजह से क्या आते हैं, इसकी वजह से सबसे कम ईपीएस आते हैं। सबसे ज्यादा किसकी वजह से आ रहे थे, रिस्पेरिडोन की वजह से, और इसकी वजह से क्या होंगे, सबसे कम ईपीएस आते हैं। क्लियर है। चलिए, अब इसकी वजह से भी भाई साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं। साइड इफेक्ट तो जो भी हम मेडिकेशन खाते हैं उनकी वजह से सब सही होते हैं, तो कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जिसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है आपका सेडेशन। पेशेंट में क्या डेवलप हो जाता है, सेडेशन। दूसरा इसमें होता है वेट गेन। वेट गेन हमने और किस में पढ़ा था, ओलांजेपिन में, बट यहां पे आपके पास होता है मैक्सिमम वेट गेन। जितनी भी हमारे पास जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं
जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो वेट गेन करवाती है वो कौन सी करवाती है, आपकी क्लोजापिन करवाती है भाई। ठीक है, चलिए और क्या क्या हो सकता है, और इसकी वजह से हो सकता है पेशेंट में हाइपोटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है आपका वो कम हो सकता है। और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और इसमें हमारे पास आता है जो पेशेंट की हार्ट रेट है, अगर बीपी कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और क्या साइन सिम्टम्स आते, सॉरी जो और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो और हमारे पास इसमें आते हैं पेशेंट को नोजिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज सलाइवेशन हो सकता है। क्या बोलते हैं इंक्रीज सलाइवेशन को? साइलोरिया। ठीक है, तो ये किसके साइड इफेक्ट्स है भाई? क्लोजापिन जो मेडिकेशन हम पेशेंट में दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स है। सबसे अच्छी ड्रग तो है, इमरजेंसी में यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब इसमें हम कुछ भरेंगे। तो ये जो हमने पढ़े, ये हमारे पास जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो आते हैं। अब हमारे पास कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी डेवलप होते हैं। अब वो सीवियर साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जो सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे हैं सैम। ठीक है, क्या है? सैम। क्या मतलब भाई सैम का? एस फॉर सीजर। पेशेंट में सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। अब अगर पेशेंट में हमारे पास सीजर्स डेवलप हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं सोडियम वेलपोरेट। ये याद रखना है भाई, अगर क्लोजापिन की वजह से पेशेंट में सीजर्स डेवलप हो गए तो उनको ठीक करने के लिए हम सोडियम वेलपोरेट जो मेडिकेशन है हमारी उनका यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बारे में अगर हम बात करें, जो सीजर्स हैं वो क्यों डेवलप होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं अगर पेशेंट डोज पे डिपेंडेंट हो गया है तो उसमें सीजर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट में डोज कितनी हो गई, मोर देन 600 mg चली गई, तब जाके पेशेंट में क्या डेवलप होते हैं? सीजर्स। अगर 600 से mg से कम है तो वहां पे सीजर्स डेवलप नहीं होंगे। तो जो सीजर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि जो पेशेंट में हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी डोज कितनी है। तो कितनी से ज्यादा पे डेवलप होते हैं? मोर देन 600 mg अगर हम क्लोजापिन देंगे तो पेशेंट में सीजर डेवलप हो जाएंगे। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? एम। ए को भी थोड़ी देर के लिए गायब कर लेते हैं हम। ए को हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी ए के लिए, तो सबसे बाद में हम क्या पढ़ लेते हैं, एक बार एम को पढ़ लेते हैं। एम का मतलब मायोकार्डाइटिस। ठीक है, मायोकार्डाइटिस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। अब इसमें जो अगर मायोकार्डाइटिस डेवलप हो गया तो इसमें क्या होगा भाई? पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। मायोकार्डाइटिस मतलब जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की लेयर है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। अगर मायोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो गया, वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो पेशेंट में चेस्ट पेन होगा। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, एंड पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईसीजी में क्या होगा? एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में। पहला सीजर्स, दूसरा मायोकार्डाइटिस। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें ये पढ़ना है ए के बारे में। क्या है भाई आपका ए? ए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। जो नेक्स्ट हमारे पास सीवियर जो साइड इफेक्ट्स है वो कौन सा है? ए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। अब भाई इसके बारे में ध्यान से सुनना, यहां से भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज तो क्या होती है ए ग्रेनुलोसाइटोपिनिया? तो जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है उसका क्या हो जाना? कम हो जाना। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसीज है उनका लेवल हमें कम देखने को मिलता है क्लोजापिन के दौरान। जब हम ये क्लोजापिन मेडिकेशन दे रहे हैं तो ये क्या काम करवाती है? जो डब्ल्यूबीसी है उनका काउंट कम करवा देती है। और क्या होता है भाई, इसमें हमें क्या करना है?
कि जो पेशेंट है उसका वीकली WBC काउंट चेक करवाना है भाई फॉर फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने के लिए हमें क्या करना है, हर सप्ताह पेशेंट का WBC काउंट चेक करवाना है। ठीक है, अगर ये WBC काउंट हमारे पास कितने से कम हो जाए, 3000 पर mm³ से कम हो जाए तो हमें क्या कर देना है, ट्रीटमेंट स्टॉप्ड। जो ट्रीटमेंट चल रहा है भाई क्लोजापिन जो मेडिकेशंस का, उसको हमें कब बंद कर देना है, जब इसका लेवल कितना आ जाए WBC का 3000 mm/³ से नीचे। नॉर्मल कितना होता है 4000 से 11000। ठीक है, अगर 3000 से भी कम आ जाए तो हमें क्या कर देना है, मेडिकेशंस को बंद कर देनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो और हमें इसका जो एब्सोल्यूट जो न्यूट्रोफिल काउंट है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल जो काउंट है वो कितने से कम आ जाए, 1500 से कम आ जाए तो भी हमें मेडिकेशंस को बंद कर देनी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि पेशेंट का जो WBC काउंट है वो हमें चेक करते रहना है कि आज का डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई इसका मेडिकेशन जो WBC काउंट कम हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि सर आप पेशेंट को देख लीजिए, उसका WBC काउंट कम हो रहा है, मतलब पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर WBC कम होगा तो उसको जो एक्स्ट्रा इन्फेक्शन है वो लग सकता है पेशेंट में, तो हमें क्या कर देना चाहिए, पेशेंट को ये मेडिकेशन बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर कोई पेशेंट, ये हमें याद रखना है भाई, अगर कोई पेशेंट क्लोनाजिपिन थेरेपी पे चल रहा है और पेशेंट में क्या डेवलप हो गया, फीवर एंड सोर थ्रोट। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आया, क्या आया कि एक जो पेशेंट था जिसको कि क्लोजापिन थेरेपी दे रहे थे और उस पेशेंट में फीवर डेवलप हो गया और पेशेंट को कंप्लेंट होगी सोर थ्रोट की। तो जो सबसे पहली जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि क्या करना है, चेक WBC काउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो WBC के जो काउंट है वो हमें चेक कर लेने हैं कि पेशेंट में कहीं WBC तो कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रेनुलोसाइटोपिनिया के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, चलें अब आगे। चलो सर, ये लो जी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है भाई, कि ये मेडिकेशंस हमें कब कब नहीं देनी है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए तो पढ़ते हैं क्या भाई हमें कब कब नहीं देनी है ये मेडिकेशंस। तो ये मेडिकेशंस हमें नहीं देनी है कि अगर पेशेंट का WBC काउंट, ठीक है, अगर WBC काउंट हमारे पास 3500 आपने देखा कि किसी दिन पेशेंट का WBC काउंट 3500 है, तभी हमें पेशेंट में नहीं देनी है। ठीक है, अगर 3000 से कम आ गया तो जो चल रही थी उसको भी बंद कर देंगे, बट अगर पहले से ही पेशेंट में 3500 ही है तो भी हम पेशेंट में क्या नहीं करेंगे, क्लोजापिन थेरेपी नहीं देंगे। तो अब इससे एक चीज और पता लगी कि जब भी क्लोजापिन थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट में WBC काउंट चेक करेंगे। ठीक है, तो काउंट करने पे, चेक करने पे अगर हमारे पास 3500 या उससे कम आया तो हम पेशेंट में ये थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है, अगर पेशेंट में प्रीवियस बोन मैरो डिसऑर्डर, अगर पेशेंट में पहले से कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है तो भी हम पेशेंट में क्या करेंगे, ये मेडिकेशंस नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में क्या होता है कि पेशेंट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे पहले WBC के आपके काउंट्स क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे मेडिकेशंस को नहीं देंगे। एक आपकी एंटीसाइकोटिक ही मेडिकेशन है जो क्या करवाती है,
बोन मैरो डिप्रेशन करवाती है, तो उस मेडिकेशन के साथ में भी हम क्लोजापिन थेरेपी को नहीं देंगे। तो वो कौन सी मेडिकेशन है जो आपका क्या करवाती है, बोन मैरो डिप्रेशन करवाती है? तो उस ड्रग का नाम है कार्बामेजेपिन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या करवाती है, बोन मैरो डिप्रेशन करवाती है। तो इसको अगर हम लिखें कि अगर पेशेंट में कार्बामेजेपिन थेरेपी चल रही है तो भी हम पेशेंट में क्या यूज नहीं करते हैं, क्लोजापिन थेरेपी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हमें देखनी है पेशेंट की जो क्लोजापिन थेरेपी है वो स्टार्ट करने से पहले, अगर ये चीजें हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट में क्लोजापिन थेरेपी को स्टार्ट नहीं करना है भाई। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम बात करें और नेक्स्ट चीज, ईपीएस आ गए, ईपीएस हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ईपीएस के बारे में बात करेंगे भाई, रुक जाओ, पहले एटिपिकल को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास इसमें हमने पढ़ ली है। क्लियर है? चलिए, अब जो आपका क्लोजापिन है वो क्या है कि जो मार्केट है ना वहां से इसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, मतलब बीच में क्या हुआ कि जो क्लोजापिन थेरेपी है उसको यूज करना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? इसकी वजह से पेशेंट में डेथ होने लग गई। पेशेंट में डेथ होने लग गई, और जो डेथ है उसका जो मेन कारण था, मेन कोज, इसको अच्छे से ही लिख देते हैं, मेन कोज ऑफ डेथ ड्यूरिंग क्लोजापिन थेरेपी, कि जो क्लोजापिन थेरेपी चल रही थी उसके दौरान जो डेथ होना चालू हुई उसका मेन कारण क्या था? तो वहां पे आपके पास दो कारण थे, रेस्पिरेटरी फेलियर और रीनल फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर और रीनल फेलियर, ये दो कारण थे आपके क्लोजापिन थेरेपी के बंद होने के। ठीक है, बट फिर बाद में दोबारा से स्टडीज हुई, तो दोबारा के स्टडीज होने के बाद में इसका हम फिर से यूज करने लग गए हैं। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट हम इसका यूज कर रहे हैं, बीच में इसका यूज बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके बारे में, जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन हमने पढ़ी है। क्लियर है भाई? इतना समझ में आया सभी को? चलिए, उम्मीद है सबको इतना समझ में ही आया होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सिजोफ्रेनिया है उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब एक चीज और अगर हम देखें, यहीं पे हम देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें, सॉरी इरेज क्यों करें, हम नया ही स्लाइड ले लेंगे। ये लीजिए, इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इंजेक्टेबल भी होते हैं भाई। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, इंजेक्टेबल एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। ठीक है, कौन से होते हैं ये, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई इनका, LAI। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है वो आपकी ऑयल बेस होती है, और जो ये है टाइप 2 ये आपकी वाटर बेस होती है। ठीक है, अगर इनके हम बात करें कि कौन कौन सी इसमें मेडिकेशन हम यूज करते हैं, तो ये आपकी यहाँ पे हम यूज करते हैं हेलोपेरिडोल, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं रेस्पेरिडोल। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या फिर टाइप 1 या फिर टाइप 2 आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मेडिकेशंस हैं एंटीसाइकोटिक की जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा
कि पेशेंट की जो मेडिकेशंस हैं एंटीसाइकोटिक वो कौन कौन सी होती हैं और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या हैं। एक चीज और भाई अब इससे याद आ गया इम्पोर्टेंट से, ये जो LAI है इनका दूसरा नाम होता है डिपोट एंटीसाइकोटिक। डिपोट एंटीसाइकोटिक, डिपोट यानी जिसको कि हम कहीं पे जाके प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिपोट है ये हम कौन सी टेक्निक से देते हैं, जेड ट्रैक से देते हैं, ताकि जो मसल्स हैं सराउंडिंग मसल्स उनमें कोई भी एक्स्ट्रा आपका इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में। अब इसकी डोज कितनी देते हैं भाई वो भी हमें देखनी है, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट चीजें बात आई है कि हमें इंपॉर्टेंट है तो और 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट सुन लो इसमें। वो जो पेशेंट कंटिन्यूअस टैबलेट्स नहीं खा पा रहे हैं, मतलब जिनका मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट में स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस नहीं है, तो उनको हम ये यूज करवाएंगे कि यार डेली डेली कौन ही मेडिकेशन खाएगा, तो एक बार इंजेक्शन लगवा लो काम खत्म। इंजेक्शन कब लगवाना है, तो इंजेक्शन आप 2 वीक्स में भी लगवा सकते हैं, 1 महीने में भी लगवा सकते हैं, ठीक है। या फिर इससे भी आपके पास और भी हमारे पास क्या होते हैं मेडिकेशंस हैं जो इससे भी ज्यादा काम कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये बात करते हैं डिपोट हम कहाँ पे भी पढ़ते हैं, जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास डिपोट मेडिकेशंस होती हैं, जो इंजेक्शंस आपके कितने दिन में लगते हैं भाई, 3 महीने में, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो कि हम क्या लगवा सकते हैं, 2 वीक, 1 महीना या फिर इससे ज्यादा टाइम भी हम लगवा सकते हैं कि अगर पेशेंट मेडिसिन डेली नहीं खा पा रहा है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में, क्लियर है। अब इसमें हमारे पास एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम क्या है, EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स। मतलब जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है उनकी वजह से जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जिनको हम क्या बोलते आ रहे हैं कि हाँ भाई EPS हो रहा है, EPS कॉमन है, लीस्ट है, तो EPS होते क्या है वो बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।